हाँ जी, झारखंड बोर्ड वाले जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और उनका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो आपके लिए हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर के आ गए हैं, क्योंकि मैं हर वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या किसी दूसरे बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो हमारा है इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखो, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है भाई, कि संसाधन का आवंटन कैसे करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसे अलोकेट कैसे करें, जो हमारे पास संसाधन है उसका अनुकूलतम प्रयोग कैसे करें। ठीक है, देश का विकास कैसे करें, ये सारी चीजें हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। देखिए ज्यादातर मैं क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में लाया हूं ताकि दोनों तरह के बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, द अल्टरनेटिव नेम फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है वैकल्पिक नाम? अवसर लागत आपने सुना होगा, क्या सेकंड बेस्ट मतलब दूसरी सर्वश्रेष्ठ, है ना। तो इसका एक दूसरा नाम भी है अल्टरनेटिव कॉस्ट, अर्थात वैकल्पिक लागत। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, वैकल्पिक लागत। क्लियर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है भाई? तो देखो व्यष्टि नाम याद रखना, व्यष्टि से व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल की बात करें, हमारी बात हो रही है, आपकी बात कर रहा हूं, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट्स, बिल्कुल मतलब इकाइयों का, है ना, व्यक्तिगत इकाइयां इसका हिंदी होगा, है ना, क्या होगा, व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई, राइट। व्यक्तिगत इकाइयों की बात हो रही है। लघु इकाइयां जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे पैमाने पे, स्मॉल यूनिट। और व्यक्तिगत कीमत निर्धारण मतलब एक वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे हो रहा है, एक उत्पादन के साधन का कीमत निर्धारण कैसे हो रहा है, ये सब चीजें शामिल होता है। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, जो उपभोक्ता व्यवहार है उसका अध्ययन किसमें करते हैं? तो भैया ये तो सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। डिस्कस करने का जरूरत है क्या? नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो देखो उत्पादन के साधन जो होते हैं, कारक या साधन जो बोलिए, क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही सब होता है ना, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, इसके अलावा उद्यमी, ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मनी दिया हुआ, मनी नहीं होगा, ये हमारा नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोज। जो माइक्रोज शब्द है ना, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा माइक्रोज जो है, माइक्रोज से ही माइक्रो बना है, जो आया है ग्रीक वर्ड से। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा ग्रीक यूनानी, है ना। नेक्स्ट है, विच इकोनॉमिक्स है डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कहता है कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा है? तो याद रखिएगा रैगनर फ्रिस नाम है इसका। क्या नाम है? रैगनर फ्रिस। ठीक है, नेक्स्ट है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था भाई? एडम स्मिथ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्शल ने क्या कहा था? मार्शल ने कहा था जन कल्याण का सिद्धांत है अर्थशास्त्र, मतलब ह्यूमन वेलफेयर। रॉबिन्स ने क्या कहा था? रॉबिन्स ने कहा था स्कार्सिटी और चॉइस, मतलब दुर्लभता और चयन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ होगा, है ना। 9 नंबर है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू, है ना, आर्थिक समस्याएं किस कारक से संबंधित है? तो विकल्प से है। ठीक है, चुनाव, आपने सुना होगा ना कि चाहे
पढ़े होंगे क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, सब में एक होता है चॉइस, विकल्प, मतलब कौन सा विकल्प चुने, है ना, उससे संबंधित है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन प्राइस मैकेनिज्म, मतलब किस अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। तो याद रखना हमारा आंसर कैपिटलिस्ट होगा, पूंजीवादी, क्योंकि सोशलिस्ट में सरकारें निर्धारित करती है किसी वस्तु का कीमत क्या होगा नहीं होगा। ठीक है। जबकि कैपिटलिस्टिक, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसमें डिमांड और सप्लाई से कीमत का निर्धारण होता है, और जब डिमांड एंड सप्लाई से कीमत का निर्धारण हो तो उसको मूल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, जो उत्पादन संभावना वक्र आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। उसका ढलान कैसा होता है, लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, बाएं से दाएं, है ना, तो क्या होगा, बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है। नेक्स्ट है, कहता है मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं को दर्शाने वाला जो वक्र होता है क्या होता है, अरे वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र ही होता है वो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत क्या पढ़ाई करते हैं। अब मैंने पहले कहा था व्यक्तिगत इकाइयों की बात करती है, ये व्यक्तिगत होगा। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयां, है ना, व्यक्तिगत, ये अलग अलग लिख दिया ट्रांसलेशन में, है ना, तो इंडिविजुअल यूनिट बोले या फिर व्यक्तिगत इकाइयां का बात करिए। ठीक है। बाकी ये मैक्रो में होता है, मतलब समष्टि में होता है, ये भी समष्टि में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो होता है उसका कौन सा यहाँ पर शाखा है। प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब उत्पादन कीमत निर्धारण, बिल्कुल। फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, बिल्कुल। इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, बिल्कुल, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, मतलब कौन सी समस्या उत्पादन के तकनीक के चुनाव से संबंधित है ना, तो उत्पादन का तकनीक क्या यूज करे, श्रम गहन करें या पूंजी गहन, मतलब लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, ये किसमें पढ़ते हैं, उत्पादन कैसे किया जाए, तीन तरह का होता है ना, हाउ टू प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करिए, तीन समस्याएं होती है आर्थिक समस्या। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, मतलब उपभोक्ता व्यवहार और मांग। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है इंडिफरेंस कर्व स्लोप, है ना, उदासीनता वक्र ढलान, कैसा होता है उदासीनता वक्र, बाएं से दाईं ओर जाते हैं ना, यही होता है ना इंडिफरेंस कर्व, यही ना, इसी को बोलते हैं उदासीनता वक्र। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, है ना। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड, मतलब मांग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। भाई मांग तब होता है, डिमांड तब होता है जब हमारे अंदर कुछ वस्तु खरीदने की इच्छा हो, मतलब डिजायर हो। ठीक है, पेमेंट करने का कुछ हमारे अंदर विलिंगनेस हो। ठीक है, एक फिक्स कीमत दिया हुआ हो, तो तीनों के तीनों हमारे आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, डिजायर टू कंज्यूम, गिवन प्राइस, विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है डिमांड कर्व जनरली स्लोप, डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, लेफ्ट से राइट हमारा जाता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है ना, तो क्या होगा, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर है, कहता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना, बजट रेखा या मूल्य रेखा जिसको बोलते हैं, उसका ढलान कैसा होता है, वो देखो इस प्रकार से होता है बजट लाइन, है ना, और ये ऋणात्मक ढाल का होता है, तो इसका ढलान होता है px बटा py, है ना, कीमत का रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई जगह कई बार बच्चे कर देते हैं क्या है, px बटा py। ठीक है, तो कई बार ना अगर क्वेश्चन में माइनस ऑप्शन दिया है, माइनस में दिया है, तो आप लोग उसी को करोगे। ठीक है, नहीं दिया तब इसको क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन TU बिकम मैक्सिमम, MU इज, जब टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता जो हमारा होता है वो अधिकतम होगा। ठीक है, तो वहां पर सीमांत उपयोगिता क्या होता है,
आपको पता होगा सीमांत उपयोगिता लगातार घटते हुए चला जाता है ना। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता वहां पे 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 0। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट गोसेंस लॉ। गोसेन का प्रथम नियम क्या है? गोसेन का प्रथम नियम है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। जिसमें क्या कहा गया है कि जैसे जैसे हम लोग लगातार किसी वस्तु की अलग अलग इकाइयों का उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो लगातार घटता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज। मानव की आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता क्या बोलते हैं? उपयोगिता को कहते हैं, यूटिलिटी, है ना। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु प्रपोज द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखो जो उपयोगिता का क्रमवाचक विचारधारा है किसने लाया था? तो संख्यावाचक लाया था मार्शल ने, लेकिन क्रमवाचक ऑर्डिनल कौन लाया? हिग्स एंड एलन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। कहता है जब उपभोक्ता का इनकम बढ़ेगा तो जिस वस्तु का मांग घट जाए उसको क्या कहते हैं? उसको निम्न कोटि का वस्तु कहते हैं। ठीक है, घटिया वस्तु, है ना। तो क्या होगा हमारा? इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम द वैल्यू। ये तो अभी बताए थे, है ना, कि जब सीमांत उपयोगिता हमारा 0 होगा तब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा, है ना। नेक्स्ट, जनरली द इंडिफरेंस कर्व इज। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? इसी प्रकार का बनता है ना। क्या है ये? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। ठीक है, क्या होता है? मूल बिंदु की ओर उत्तल। ये उठा हुआ पार्ट जो है ना, उठा हुआ पार्ट मूल बिंदु की ओर होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु की ओर उत्तल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव आइटम, है ना, प्रतिस्पर्धी वस्तु, जिसको प्रतिस्थानापन वस्तु ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थानापन वस्तु। ठीक है, या स्थानापन वस्तु जो बोलिए आप, है ना। क्या है? मतलब एक के बदले दूसरे का यूज, है ना। तो क्या होगा? कार और पेट्रोल नहीं होगा चूंकि साथ में प्रयोग होता है, पेन इंक भी साथ में होता है, ब्रेड मक्खन भी साथ में होता है, कंबल और रजाई, ब्लैंकेट एंड क्विल्ट्स। ठीक है, दोनों में से किसी एक से काम चल सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन और लॉ ऑफ डिमांड। जो मांग का नियम का अपवाद कब होगा? मांग का नियम कहता है ना कि अन्य चीजें स्थिर रहने पे कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उसका कुछ अपवाद भी है। कब? प्रतिष्ठित वस्तु मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस मतलब उपभोक्ता जब अज्ञानी होता है, इग्नोर कर देता है। गिफन गुड्स, गिफन वस्तु जो जिसको कहते हैं। तीनों ही सिचुएशन, तीनों हमारा क्या है? अब मांग के नियम का अपवाद है। ठीक है, तो सवाल इस तरह से आ सकते हैं भाई, याद रखना। नेक्स्ट है इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5 देन, कहता है मांग की लोच अगर 1.5 है तो ये क्या होगा? लोचदार होगा, बेलोचदार होगा, इकाई लोचदार या पूर्णतः लोचदार। देखो लोचदार का मतलब इलास्टिक डिमांड का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, इन इलास्टिक का मतलब लेस देन 1 हो, यूनिट मतलब ई बराबर 1 हो, और परफेक्टली इलास्टिक ई बराबर इनफाइनाइट हो। तो 1.5 है ना, एक से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इलास्टिक होगा, लोचदार मांग, है ना। चलिए 30 नंबर है द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम इज नोन एज। ठीक है, जब आय में परिवर्तन हुआ, आय में परिवर्तन के कारण जब आपके मांग में परिवर्तन हो उसका अनुपात क्या कहलाता है? उसका अनुपात को बोलते हैं मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, मतलब उपभोग उत्पादक व्यवहार, निर्माता बोलिए या फिर उत्पादक, उत्पादक व्यवहार और आपूर्ति, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, मतलब मुद्रा लागत क्या होता है? मुद्रा लागत में क्या क्या शामिल होता है ना। तो सामान्य लाभ शामिल होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब स्पष्ट लागत जो श्रम पे खर्च करते हैं शामिल होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट लागत या निहित लागत, है ना। ये सारे के सारे शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है।
जब भी मनी कॉस्ट पूछेगा ना, तो मनी कॉस्ट में जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट तीनों ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 32 नंबर, कहता है इफ द गवर्नमेंट लिवाइज अ यूनिट टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, कहता है अगर सरकार उत्पादन पे एक कर लगा दे, एक इकाई कर लगाए, तो उससे क्या होगा। देखो, टैक्स जब भी लगेगा ना उत्पादक पर, तो उत्पादक का उत्पादन लागत बढ़ जाता है, जिसके कारण उत्पादन में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड विल बी रिड्यूस्ड, है ना, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है। देखो, आपको पता होगा कि जब भी हम लोग औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटा आउटपुट। ठीक है, दिस इज द आंसर, है ना, कहीं है, अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, हमारा ये आंसर होगा टीबीसी बटा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट इन विच मार्केट में एमआर बिकम जीरो निगेटिव, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या दोनों में। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में तो एमआर ऐसे होता है, एआर बराबर एमआर, है ना, ये कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर याद कीजिए तो मोनोपोली में ये हमारा होता है एआर और ये होता है हमारा एमआर, जो जीरो भी है और निगेटिव भी है। सेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ये होता है एआर और ये होता है हमारा एमआर, जो कि जीरो और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, अभी मैंने बताया ना एआर एमआर दोनों कांस्टेंट होता है, प्राइस भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन स्थिर रहता है, एआर एमआर दोनों ही स्थिर रहता है, इसके अलावा कीमतें भी स्थिर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन द फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, देखो जब फर्म का इक्विलिब्रियम की बात करें, यहाँ एमआर एमसी की बात है, इससे मान लो पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की बात करते हैं, तो एआर इक्वल्स एमआर है हमारा, और एमसी जो है नीचे से काटना चाहिए, मतलब एमसी जो है वो नीचे से काटे एमआर को। ठीक है, एमआर इक्वल टू एमसी हो और एमसी जो है वो एमआर को नीचे से काटे। ठीक है, तो एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है 37 नंबर, द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम, अभी मैंने डिस्कस किया ना, इक्विलिब्रियम कब होता है, एमआर इक्वल टू एमसी पर, तो एमआर इक्वल टू एमसी, ऑप्शन नंबर ए। एक फर्म का संतुलन कहां होगा, जहां सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इंक्रीजेस बाय 5%, मतलब किसी वस्तु की आपूर्ति जो है वो 5% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ती है, 5%। कब, जब कीमत 5% बढ़ता है, मतलब जब प्राइस में 5% का बढ़ेगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा, देखो 1 आएगा ना, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, पूर्ति की लोच, क्या होगा, मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, तो 5/5 1 आएगा आंसर हमारा, तो इसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक या फिर इकाई लोचदार, है ना। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द अजम्पशन डज द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड, देखो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई जो है वो किसका फंक्शन होता है, कीमत का फंक्शन होता है, जब कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, ये पूर्ति का नियम है ना। लेकिन इसमें साथ में कहा जाता है कि जो हमारा तकनीक है, टेक्नोलॉजी, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, जो उत्पादन के साधन है उसकी कीमतें स्थिर होनी चाहिए, मतलब फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, लोगों का इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, ये भी सही है, आय में कोई परिवर्तन नहीं, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस भी कांस्टेंट रहे, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहे, सही, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बात कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन को देख के जाइएगा अच्छे से। ठीक है, कहता फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम, हर कंडीशन, हर जगह पे कोई भी मार्केट हो, कंडीशन है कि भाई एमआर इक्वल एमसी होना चाहिए और एमसी जो है वो एमआर को नीचे से काटे। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट, बी एंड सी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन 5 यूनिट ऑफ गुड्स आर सोल्ड, मतलब 5 गुड बेचते हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा आता है कितना, 100 रुपया आता है। ठीक है, व्हेन 6 यूनिट सोल्ड, मतलब जब 6 यूनिट बेचे, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, 8, तो यहाँ पे 8 होता है। तो प्राइस
तो छठा यूनिट का क्या प्राइस है? तो देखो सबसे पहले हम लोग प्राइस अगर निकालना हो तो प्राइस बराबर होता है टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला में तो 100/5 20 रुपये यहाँ कीमत था। अब यहाँ पर जब MR छठा यूनिट का 8 है तो टोटल रेवेन्यू 108 हो जाएगा। 5 यूनिट का टोटल रेवेन्यू प्लस कर देंगे छठा का MR, बन जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ छठा यूनिट, ठीक है। तो 108/6 करो, आएगा 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 C, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्टिव फैक्टर इज, कौन सा सक्रिय कारक है? सक्रिय उत्पादन का साधन कौन सा होता है? सक्रिय होता है लेबर, ठीक है। लेबर, लेबर हमारा श्रम आंसर होगा। बाकी कैपिटल हो, लैंड हो, ये सब निष्क्रिय, वो खुद से काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? वो तो आपको पता है, उत्पादन का साधन श्रम होता है, पूंजी होता है, उद्यमी होता है, ठीक है। तो भूमि है सही, श्रम सही, सही, सब सही होंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज, मतलब उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन होता है किसका फंक्शन? उत्पादन के सभी साधनों का फंक्शन होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एट विच टाइम में ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन बी चेंज, मतलब किस समय काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? तो आपको पता होगा कि दीर्घ काल का जो स्थिति है उसमें उत्पादन के साधन सभी परिवर्तनशील होते हैं। वेरी लॉन्ग रन, ये ना एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है। तो आंसर हमारा दीर्घकाल ही होगा, है ना। नेक्स्ट है इन अ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने क्या बोला था अभी ने बोला कि उत्पादन जो है किसका फंक्शन होता है? उत्पादन के सभी साधनों का, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के सभी कारक या साधन, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, देखो दीर्घकालीन उत्पादन का फलन जो है वो पैमाने के प्रतिफल से रिलेटेड है। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, है ना, ऑप्शन नंबर ए, पैमाने का प्रतिफल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है? 60 रुपया है। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट, तो देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटा यूनिट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट 60 है, 10 आर्टिकल है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो देखो टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, देखो एवरेज कॉस्ट कर्व आपको पता होगा ये यू आकार का होता है ना, तो यू शेप का होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइसेस, ठीक है। क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइसेस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाजार के स्वरूप और मूल्य निर्धारण, है ना। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है वेरी शॉर्ट पीरियड जो मार्केट होता है, मतलब बहुत ही अति अल्पकालीन, है ना, वहां पे सप्लाई कर्व कैसा होता है? पूर्ति वक्र कैसा होगा? देखो अगर अति अल्पकालीन हो, है ना, तो पूर्ति वक्र जो है कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, क्लियर है। अगर अति अल्पकालीन हो, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हो, तो कुछ वर्टिकल लाइन जो है वो होगा सप्लाई कर्व, क्योंकि जब बहुत ही कम समय हो ना तो पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर दूसरी बात करें, अगर मान लीजिए अल्पकालीन रहता, ठीक है, तो फिर ये इनइलास्टिक होता, मतलब बेलोचदार होता। और अगर हमारा मान लो दीर्घकालीन होता तो ये कैसा होता? ये हमारा होता लोचदार, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा अगर अति अल्पकालीन है तो, ठीक है। और अगर इस प्रकार का है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो लेस देन, सॉरी सप्लाई की बात हो रही है ना, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे 0, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, क्योंकि पूछा है वेरी शॉर्ट पीरियड, अति अल्पकालीन समय में, ठीक है ना। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है, वहां पे एक फर्म क्या करता है? कीमत का निर्धारण करता है, मतलब डिटरमाइन करता है प्राइस, या प्राइस एक्सेप्ट करता है। तो देखो आपने पढ़ा होगा
परफेक्ट कंपटीशन का में एक जो फर्म होता है, ठीक है, फर्म जो होगा ना, ठीक है, एक फर्म है ना, ये प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर मतलब प्राइस एक्सेप्ट करने वाला, मतलब कीमत स्वीकार करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ गुड्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट इज डिटरमाइंड बाय, है ना, कहता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो कीमत का निर्धारण हमेशा डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उसी पॉइंट पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ, देखो बाजार की जो कीमत है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड सप्लाई चेंज होगा तो मार्केट प्राइस चेंज होते रहता है, तो शॉर्ट पीरियड का जो प्राइस रहता है वो हमारा कहलाता है मार्केट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट, बाजार का क्या मतलब विशेषता है। एक एरिया होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स, बिल्कुल सही। क्रेता विक्रेता दोनों होने चाहिए। सिंगल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का कीमत होना चाहिए। सारे के सारे आंसर हमारा सही है, ये सब रहेगा तभी बाजार कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट है इन विच मार्केट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फाउंड, मतलब कीमत विभेदीकरण कहां पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे कीमत विभेदीकरण तो वो कहां पाया जाता है, ठीक है। तो देखो कीमत विभेदीकरण जो हमारा होता है, ठीक है, वो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मोनोपोली तो भाई एक ही तरह का प्रोडक्ट वो बना रहा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार, है ना। नेक्स्ट है अ फीचर ऑफ मोनोपोली इज, एकाधिकार का विशेषता। देखो एकाधिकार का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, पोली का मतलब होता है सेलर, मतलब एक विक्रेता, है ना। तो कहीं है, बिल्कुल सी में है, एक विक्रेता वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, है ना, खरीदने वाले कई लोग लेकिन बेचने वाले सिर्फ एक लोग, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर, कहता है एक सेलर जो होता है ना कब कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, किस प्रकार के बाजार में। तो याद रखना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो एक सिंगल सेलर चाहेगा कीमत परिवर्तन कर दे, संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल इज पॉसिबल, कार्टेल का मतलब होता है कुछ फर्म आपस में मिल करके एग्रीमेंट करके कीमत और निर्धारण करना, कीमत वगैरह का निर्धारण करना, कितना उत्पादन करना उसका निर्धारण करना, ठीक है। ये बेसिकली होता है ओलिगोपोली मार्केट में, अल्पाधिकार बाजार में, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय, अभी मैंने कहा था डिमांड के द्वारा सप्लाई के द्वारा, तो ऑप्शन सी होगा बोथ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति दोनों, है ना। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म, ठीक है। देखो मोनोपोली में मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, सीमांत लागत, और एम आर इक्वल एम सी, ठीक है। सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होना चाहिए, और एम सी जो है, एम सी जो हमारा है वो कट करे एम आर को फ्रॉम बिलो, ठीक है, कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। नीचे नीचे से एम सी जो है नीचे से एम आर को काटता है, ठीक है। तो बोथ होगा बी एन सी, क्योंकि ये एम आर इक्वल टू एम सी है और ये एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, है ना। तो ऑप्शन डी होगा दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच मार्केट ए आर इक्वल्स एम आर, किस बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है ना। ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पे ये होता है ए आर और यही होता है हमारा एम आर, ठीक है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरह की वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना समरूप वस्तुएं, एक जैसे वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो आंसर होमोजीनियस, सामंगी, है ना। नेक्स्ट है इन शॉर्ट रन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सफर लॉस व्हेन, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को लॉस कब होगा, अगर कीमत जो है औसत लागत से भी कम हो, ठीक है, ऐसे समय में, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इन द सिचुएशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म हो रहा है, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है, तो वहां पर बताइए पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार है ना, तो वहां पे एम आर
मतलब मार्जिनल कॉस्ट और कीमत दोनों जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। क्लियर। देखिए ये जो फिफ्थ चैप्टर आपका है वो है मांग और पूर्ति वक्रों के कुछ उपकरण। क्या है, चलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें देखते हैं, समझ में आएगा, है ना। देखिए 66 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। तो क्या है, लेबर डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, कि श्रम मांग उत्पादक से आती है, बिल्कुल सही है, उत्पादक ही तो लेबर का डिमांड करता है ना। फिर डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी, जो श्रम की मांग है वो उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। अगर आपकी उत्पादन करने की क्षमता अच्छी है तो आपकी डिमांड अच्छी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज द मैक्सिमम वेज, है ना, मतलब जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो उसकी अधिकतम मजदूरी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 67 नंबर है, कहता है रेंट इज इक्वल टू, देखो लगान जो है, किराया बोलो या लगान बोलिए इसके, ठीक है, इकोनॉमिक्स भाषा में लगान बोलते हैं जनरली। लगान जो है वो क्या होता है, वास्तविक आय, आप क्या कमा रहे हैं, माइनस ट्रांसफर अर्निंग, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अवसर लागत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर अर्निंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। 68 नंबर है, कहता है विच डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आपको तो पता ही है ना, कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा वो पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा, है ना। तो डिमांड सप्लाई बोथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट, सेम क्वेश्चन है, जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वहां पे कीमत का निर्धारण होता है ना। नेक्स्ट है हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब किसने कहा था कि आपूर्ति अपने मांग को स्वयं सृजित करती है, ठीक है, स्वयं पैदा करती है। ये कहा था जेबी से ने, किसने कहा था, जेबी से ने कहा था, ठीक है, जेबी से, राइट, क्लासिकल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा था कि जो सप्लाई होता है वो अपने मांग को स्वयं सृजित करती है। ठीक है, फिर है हाउ डज द लमसम टैक्स अफेक्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो एकमुश्त कर होता है वो पूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। जैसे देखिए ये हमारा अभी सप्लाई कर्व है ना, अगर एकमुश्त टैक्स लग जाए, ठीक है, लमसम टैक्स लग जाए, ठीक है, तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत बढ़ने से सप्लाई पहले से क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, क्या होगा, सप्लाई पहले से घट जाएगा। क्लियर, क्या होगा, सप्लाई डिमिनिशेस। क्लियर। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन एक्सेस डिमांड देन द प्राइस टेंड टू, देखो अगर एक्सेस डिमांड हो मतलब डिमांड ग्रेटर हो सप्लाई से। क्लियर, तो जब डिमांड ज्यादा होगा ना तो वैसे समय में कीमतें जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीजेस। क्लियर। नेक्स्ट, कहता है द प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, ये तो बार बार वही सवाल आ रहा है ना, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, है ना। नेक्स्ट, कहता है जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट से राइट नॉर्मल स्लोपिंग होता है, तो निगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। फिर है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका एक ज्योमेट्री मेथड था, मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, तो क्या होगा 1 1। ठीक है, तो ये था आपका माइक्रो का लास्ट चैप्टर। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, हर एक चैप्टर को डिस्कस कर दिया है।